हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आज मैंने एक वीडियो देखी है, एक और कोई मूवी आ रही है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है। और उसको भी जो वीडियो का जो टाइटल है उससे ऐसा लग रहा है कि उसको भी बैन करने या बाइकआउट, आई मीन सॉरी, बैन सही वर्ड नहीं है, बाइकआउट करने की काइंड ऑफ अपील दी जा रही है। मैंने उस मूवी का कोई नाम नहीं सुना, कभी मुझे ना पता है उसमें कौन है, कुछ कुछ नहीं है। मेरी बॉलीवुड की इन्फॉर्मेशन जो जिन फिल्मों के मैं रेफरेंस देता हूँ उनको सुन के आपको लगता होगा अभी भाई कौन से ज़माने में रह रहा है तू। तो एनीवे, मैंने देखा कि एक और मूवी को फिर बैन कर रहे हैं। तो um, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कैसी मूवी है, हर मूवी को बैन कर देना शायद सही नहीं होगा। बुरा या अच्छा जैसा भी बॉलीवुड है, काइंड ऑफ इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करता है दुनिया में। और एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडिया से बाहर आप बॉलीवुड का इम्पैक्ट देखोगे तो वो एक इंडिया के लिए पॉजिटिव इमेज ही लेके आता है। स्पेशली रीसेंट टाइम्स में पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, स्पेशली जो ओल्ड सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, इन कंट्रीज़ में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन बॉलीवुड के थ्रू ही मिलती है। तो एनीवे, देखते हैं वो मूवी क्या है। और ये क्या कह रहे हैं, ये जो जिनका ये चैनल है, इनकी मैंने एक बहुत पहले लेक्चर देखा था। संजय नहीं, सॉरी, संजय दीक्षित इनका नाम है। जिसमें इन्होंने संस्कृत से रिलेटेड और कुछ हिंदुज़म से रिलेटेड चीज़ों पे एक लेक्चर दिया था। वो मैंने देखा था। वो फिर मुझे इनके बारे में थोड़ा और जानने को मिला कि ये एक एक्चुअली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। और अब मतलब सोशल मीडिया पे यूट्यूब के थ्रू लोगों को टुवर्ड्स अ लिटिल बिट राइट विंग का की जो पॉलिसीज़ हैं उससे रिलेटेड चीज़ों से अवेयर करते हैं, या राइट विंग का पक्ष रखते हैं बेसिकली। तो देखते हैं। तो ऑफ कोर्स जो मूवीज़ का जो बाइकआउट आजकल हो रहा है बॉलीवुड में, जो ट्रेंड चला हुआ है, उसका जो थ्रस्ट है वो राइट की तरफ से ही आ रहा है। तो ऑफ कोर्स ये उसी साइड से होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखते हैं इनका क्या कहना है, शायद ये कुछ और मूवी के बारे में भी जानने को मिलेगा और क्या रीजनिंग है इनकी कि क्यों इसको बैन करना चाहिए। Watch it if this is your scenario and scene, and don't watch it if you don't want to. Nobody is forcing you and putting a gun to your head. Absolutely. And that's what I feel. So I don't take. यार ये बंदा इतना बड़ा डायरेक्टर है, कार्टून के तौर पे अपने आप को क्यों दुनिया के सामने रख रहा है भाई। ठीक है आपका जो भी, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है किसी का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, किसी का कुछ क्या है। ये क्या पहना हुआ है भाई तूने मुंह के ऊपर? भाई वेल्डिंग करने जा रहा है क्या वेल्डिंग वाले की दुकान पे काम करता है, वेल्डिंग करेगा? ये ऐसे ग्लास ऐसा लग रहा है भाई चिंगारियों से आंखों, या सेफ्टी ग्लासेस नहीं होते जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग पहनते हैं, हार्ड हैट और सेफ्टी ग्लासेस, वो लग रहा है। Very seriously. नमस्ते। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र एक फिल्म है, वो आप जानते हैं। नहीं सर, मैं नहीं जानता। आज से पहले ब्रह्मास्त्र मैंने सिर्फ जो धार्मिक सीरियल में जब कोई तपस्या करता था कोई वॉरियर, और उसको फिर भगवान खुश होकर उसकी तपस्या से उसको जो बिगेस्ट अस्त्र देते थे वो ब्रह्मास्त्र होता था। मुझे बस ये पता था अभी तक। और उसमें रणवीर कपूर और आलिया भट्ट हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो है, अच्छा मूवी में, ओके। ब्रह्मास्त्र की रणवीर कपूर जो है वो इनकी शायद शादी नहीं हो गई है। ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है। उसमें राम और सीता का नाम लेने से पहले सूफियाना की बात होती है, और जब बात होती है ब्रह्मास्त्र की तो उसमें साथ में रब और इश्क भी आता है। ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ इसका भेद क्या है। भेद ये है कि ये पहले ड्रैगन नाम की एक फिल्म, इसका नाम रखा गया था, और बाद में जब माहौल थोड़ा इन्होंने बदलता देखा तो एक सूफी के ऊपर, एक सूफी कहानी के ऊपर, जो रूमी एक हुआ है, एक तुर्किस्तान में, बल्कि जो आजकल का तुर्की है वहां का एक पोएट हुआ है, उससे। रूमी तो यार बहुत फेमस पोइट है, आई थिंक जस्ट इंडिया और मिडल ईस्ट में नहीं, पूरी दुनिया में रूमी फेमस है। रूमी आई थिंक पर्शियन ओरिजिन का था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
या तो अफ़गानिस्तान में या उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, क्योंकि ये सारा का सारा जो एरिया है, जो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान है और पूरा का जो सेंट्रल एशिया, ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा पहले अकमेनिड एम्पायर होता था एक बहुत बड़ा, जिसको पर्शियन एम्पायर का लेटर वर्जन आप कह सकते हो। तो ये सारा उसी अकमेनिड एम्पायर में आता था। आज का मॉडर्न डे का ईरान, ऊपर नॉर्थ में ईरान के नॉर्थ में अज़रबैजान है, वो उसके लेफ़्ट में इराक़ है, आधे से ज़्यादा इराक़ उसके अंदर आता था। आप इधर आ जाओगे तो बलूचिस्तान का वेस्टर्न पार्ट, अभी भी खैर बलूचिस्तान का वेस्टर्न बलूचिस्तान तो अभी भी ईरान, मॉडर्न डे ईरान के अंदर ही है, बट जो आज का बलूचिस्तान है उसका भी कुछ पार्ट, अफ़गानिस्तान का नॉर्थ और वेस्ट का जो पार्ट है वो पूरा, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब, ताजिकिस्तान में अभी भी जो भाषा बोली जाती है वो पर्शियन ही है। पर्शियन का ही एक वेरिएंट है ताजिक लोग एथनिकली भी पर्शियन है। आई मीन, मैं सॉरी टेंजेंट पे निकल जाता हूँ जब कोई बात शुरू हो जाती है। उसमें भी हैं। तो ये अकमेनिड एम्पायर होता था, इसी का पार्ट है। तो जैसे एक बहुत फेमस इस्लामिक थियोलॉजियन है, उनका नाम है अल बुखारी। उन्होंने इस्लाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक, जिसको बुखारी कहते हैं, हदीस आई थिंक, वो भी लिखी है। तो वो बुखारी उस बंदे के नाम के पीछे आइडियली लगता है जो बुखारा से आया। और बुखारा एक्चुअली एक सिटी है मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान में। बट ये क्योंकि ये सब कुछ ओल्डर टाइम का अकमेनिड एम्पायर का, पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था, तो इनकी कल्चर, संस्कृति, शिलान्यास की जो वो, शिलान्यास नहीं, शिलाकृति क्या कहेंगे, आर्किटेक्चर, लिखने में एक कला होती है, उसको कहते हैं कैलीग्राफी। कितनी राइटिंग बना के लिख सकते हो। फूड, डांसेस, कपड़े, सब कुछ वो जो ओरिजिनल पर्शियन एम्पायर है उससे इन्फ्लुएंस्ड है, उनकी लैंग्वेज उससे इन्फ्लुएंस्ड है, उनका स्टाइल उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो रूमी ऑफ कोर्स पर्शियन ओरिजिन का बंदा था, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ या तो अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ था या उज़्बेकिस्तान में, इन दोनों में से किसी एक देश में पैदा हुआ था, क्योंकि इन दोनों ही देशों की आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है कल्चर में स्पेशली, बट ओल्डन टाइम्स में बोथ अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, क्योंकि ये क्रॉस रोड्स पे हैं, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये दोनों ही कंट्री हैं। यूरोप, नॉर्थ एशिया या कॉकसस, साउथ और वेस्ट एशिया, और चाइना, ईस्ट एशिया, इसका जो, क्योंकि पहले टाइम में जो ट्रेड होता था वो रोड के थ्रू होता था, तो इसके इंटरसेक्शन पे पड़ती हैं ये जो कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा लेन देन होता था, ट्रेडिशनल तरीके से बहुत चीज़ें होती थी। तो इन जगहों में कल्चर एक्चुअली बहुत फलता फूलता था। आज इनकी इतनी औकात नहीं रह गई इन जगहों की, फॉर डिफरेंट रीजंस, बट इनका एक सिग्निफिकेंट स्थान था पुराने टाइम पे। बट एनीवे, रूमी की बात कर रहे थे, तो रूमी बहुत फेमस हैं। उनकी मैंने कुछ डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाई की, जहाँ पे डिफरेंट टाइम्स में रूमी की पोएम्स को रेफ़र किया गया। उनकी पोएम्स ज़्यादातर बेस्ड होती हैं लव और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन, जो कि सूफीज़म का काइंड ऑफ लाइक मेन मैसेज भी है, जैसा कि सुनने में आता है, उसके बीच में। तो काइंड ऑफ उसमें या तो लव के बारे में बता रखा हुआ, या नेचर के बारे में बता रखा हुआ, या उसको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जोड़ा हुआ, इस टाइप की कविताएं होती हैं उनकी। प्रेरित ये कहानी है। ये रूमी कौन था ये जान जाइए। ये रूमी जो था बल्ख में पैदा हुआ, और जब तुर्कों ने बल्ख अफगानिस्तान में, तो बल्ख में यानी कि अफगानिस्तान में पैदा हुआ था। ओके, तरफ आक्रमण किए। देखिए यहाँ पर जब तुर्कों ने आक्रमण किया वो 12वीं शताब्दी में किया। 11वीं शताब्दी में उन्होंने उस समय जो बाइजेंटाइन एम्पायर हुआ करती थी, उसका जो एनाटोलिया क्षेत्र होता था, उसमें आक्रमण करके वहां पर अनाटोलिया में कब्जा करके, जैसे इन्होंने भारत में कब्जा किया अपने पूर्व, उसी तरह पश्चिम में उन्होंने अनाटोलिया में कब्जा किया 11वीं शताब्दी में, और उस क्षेत्र का नाम रखा रूम। और उस रूम का एक महान कवि जो था, जो तौहीद की शिक्षा दिया करता था, वो था रूमी, यानी सूफियों का महिमा मंडल। नहीं, ओके, थोड़ा सा पीछे आते हैं जो इन्होंने एक्सप्लेन किया अभी, क्योंकि मुझे मैं मिस कर गया कनेक्शन इन्होंने क्या बनाया। एनाटोलिया जिसकी ये बात कर रहे हैं वो मॉडर्न डे जो टर्की है ना, जो मॉडर्न डे कंट्री है तुर्की, ये उन्होंने अपना नाम कर लिया। उसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको एनाटोलिया कहते हैं। काफ़ी पहाड़ी टाइप का, लाइक पथरीला काइंड ऑफ रिलेटिवली पार्ट है ईस्टर्न पार्ट। आज के टाइम के मॉडर्न डे टर्की में भी जैसे जो लोग हैं उस एरिया में, वो थोड़े से ज़्यादा कट्टर होते हैं मुकाबले जो वेस्टर्न
यूरोपियन के क्लोज वाला जो टर्की है, तो उस पर कब्ज़ा किया था। बट उस पर कब्ज़ा किया था जैसे इन्होंने बताया भी कि टर्किक लोगों ने कब्ज़ा किया था। रूमी हिमसेल्फ वॉज नॉट टर्किक, रूमी वॉज पर्शियन। लैंग्वेज भी पर्शियन थी, हालांकि लैंग्वेज तो क्योंकि पर्शियन ही लैंग्वेज पॉपुलर थी उस ज़माने में, तो कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन ही हुआ करती थी। इवन टर्क्स ने भी पर्शियन लैंग्वेज को अपना लिया था अपने कोर्ट की लैंग्वेज के तौर पे। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि इन्होंने रूमी का कनेक्शन जो टर्की लोग थे जिन्होंने इन्वेड कर लिया उनके कामों से कैसे बनाया। इन्होंने कहा वो तौहीद की टीचिंग देते थे। आई थिंक वो थियोलॉजियन भी थे, यानी कि जो रिलीजन की स्टडी करते हैं उनको थियोलॉजियन कहते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं। तो बट आई डोंट नो, लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि तो ये यानी कि मुझे लग रहा है कि इनका कहने का ये मतलब है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो अब तक की है उसके साथ नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप रूमी की पोइट्री पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कंपैशनेट और लाइक प्यार से वाला इंसान व्यक्ति वो लगेगा उसकी पोइट्री से, और वो इन्फ्लुएंस करता है पूरी दुनिया को अपनी उसी पोइट्री से। बट एनीवे देखते हैं कि इनका और क्या कहना है। सूफी कहानी का महिमा मंडन वो है ये ब्रह्मास्त्र। अब इसको ब्रह्मास्त्र को देखेंगे आप तो निश्चित रूप से। तो फिर जब रूमी पे बेस्ड मूवी बनाई है तो उसका नाम ब्रह्मास्त्र क्यों रखा है? ये तो बॉलीवुड की मिस इन्फॉर्मेशन है ना, या तो मिस इन्फॉर्मेशन है या एजेंडा है जिसमें वो लाइक हमारे, देखो यार, आइकॉनोग्राफी एक चीज़ होती है, हमारे अपने आइकन्स हैं, दूसरी सिविलाइजेशंस के अपने आइकन्स हैं। हम सारी ही सिविलाइजेशन में बहुत यूज़फुल और ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, हम उनको अप्रोप्रिएट अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो चोरी हो गई एक तरीके से। वो उनके साथ भी गलत है और हमारे साथ भी गलत है, और जो देख रहे हैं उनके साथ भी गलत है, क्योंकि उनकी थॉट को वो डिस्टॉर्ट करेगा। पूरी तरह से आप हमारे धर्मों की चाशनी में, हमारे धार्मिक नामों के आवरण में सूफी शिक्षा ग्रहण करेंगे। ग्रहण करनी हो तो जाइए देखिए, नहीं तो राम राम करिए दूर से। ओके, अब वीडियो भी ख़त्म हो गई और मुझे इनका आइडिया भी समझ आ गया, क्योंकि इन्होंने फाइनल जो सेंटेंस बोला ना उसमें इन्होंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। इनका कहना है, बेसिकली इनका आर्ग्यूमेंट है कि बेसिकली इंडियन टर्म्स का यूज़ करके, इंडियन नामों का यूज़ करके आपको सूफ़ी आइडियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, और अगर आपको वो चाहिए तो जाके, अब वो आपको सीखना है तो देखो, और आपको नहीं सीखना तो मत देख, तो बाइकआउट कर दो। ओके ठीक है, ये इनका आर्ग्यूमेंट है, आप समझ आ गया। एंड में जो इन्होंने सेंटेंस बोला वो एनकम्पासिंग था। तो देखो यार, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना इन इटसेल्फ या जानकारी रखना गलत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करते हैं तो वो सारे रिलीजन्स को पढ़ते हैं। इस चीज़ को मैं गलत इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर आपको चीज़ों के बारे में पता है तो ये आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, ताकि आपको कोई गुमराह ना कर पाए। अगर आपको बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है इसकी पूरी नॉलेज होगी तो कोई आपको बैंकिंग फ्रॉड नहीं कर पाएगा आपके साथ। समझ रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। तो किसी चीज़ के बारे में जानना अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर फिल्म बनाना भी अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जो इन्होंने एक बात बोली कि एक ख़ास तरह के नाम को इस्तेमाल करके एक ख़ास तरह की इन्फॉर्मेशन इंडोक्ट्रिनेट की जा रही है, वो चीज़ करना एक स्लाय वे में, जिसमें कि आप दिखा कुछ और रहे हो बट उसके अंदर घुसा के पढ़ा कुछ और रहे हो, ये गलत है। और आई डोंट नो कि इनको एग्जैक्टली ये कैसे पता है, अगर मूवी अभी तक वो आई नहीं है या आ गई है, मुझे तो ये भी नहीं पता। और ये कितना सही है या कितना गलत है, इनका जो ये असर्शन है, ये नहीं मुझे पता। बट अगर ऐसा है तो इसमें एक इसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और दूसरी, अगर ऐसा है और आपको पता है, या मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप देखने जाओ तो आप उन चीज़ों को सेपरेट करके देख पाओ कि यार यहाँ मुझे कहीं इंडोक्ट्रिनेट तो नहीं किया जा रहा किसी चीज़ में। क्योंकि मैं पहले इस चीज़ को ऑफ कोर्स हम सब, मैं भी जैसे जैसे एज में जाता हूँ आगे, तो कुछ चीज़ों के बारे में मेरी सोच, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, मेरी सोच बढ़ती है, मैं एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करता हूँ, उससे मुझे रियलाइज़ होता है यार ये एक है प्रॉब्लम, या फिर ये एक मतलब लाइक कोइंसिडेंस नहीं है।
तो शुरू के दिनों में मुझे लगता था, अपने पहले दिनों में, कि लगभग आज से 4-5 साल पहले तक की लोग काफ़ी कहते थे यार ये बॉलीवुड ये है वो है, इंडोक्ट्रिनेट करता है। मुझे शायद इतना नहीं लगता था, मुझे लगता था कि मोर ये कोशिश करते हैं शायद लोग साथ में आए, इस चीज़ की भी इनकी कोशिश होती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ लोगों के इंटरेस्ट्स जुड़े हुए हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने में, कुछ लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं एक पूरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को नीचे दिखाने में, जो कि होता है। अगर आप अपने बचपन से लेके, स्कूल के दिनों से लेके, जोक्स और डिफरेंट चीज़ें, जैसे सिख कम्युनिटी के बारे में संता बंता के जोक्स होते थे, वो एज ए बच्चा या फिर एज ए नासमझ इंसान, टीनेजर, आपको शायद नहीं लगेगा, पर बड़ा होकर रियलाइज होता है यार ये कितना गलत है, किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है। बिहार के लोगों को तो, बल्कि बड़े एज के लोग भी, फुली ग्रोन पीपल, दे कॉल, जो भी गरीब या बुरा लगता है उसको बिहार, एज ए स्लैंग। ये एक डेरोगेटरी स्लैंग है, डेरोगेटरी टर्म है किसी को ऐसे बिहारी बोलना, जबकि बिहार से एक बंदे आते हैं, एक स्टेट है प्रॉपर, वहाँ पे लोग रहते हैं, इंसान है वो लोग, बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग हैं। मैं खुद वहाँ से हूँ, इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव सर्विसेज के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं वो उठा के देख लो, आईटी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स उठा के देख लो, आपको लोग मिलेंगे जो बहुत ही बड़ी, अपने रेशियो में, जो उनकी पॉपुलेशन में रेशियो है इस देश में, उससे बहुत ओवर अचीव कर रहे हैं। तो यानी कि वो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। और अगर वो लेबर भी हैं, फॉर दैट मैटर, लेबर होना कौन सी बुरी बात है। सिर्फ हिंदुस्तान ही है एक कंट्री दुनिया में जहाँ पे लेबर को या मेहनत करने वाले को नीचे निगाह से देखा जाता है। पूरी दुनिया में मेहनत करने वाले बंदे की इज्जत होती है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करेगा तो फिर आपको अपने घर से एसी में से निकल जाके मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवे, ये मैं एक और टेंजेंट पे निकल गया। बट ये चीज़ें जब हम देखते थे ना छोटे में, तो रियलाइज़ नहीं होता था कि यार ये एक डीप नेगेटिव मीनिंग है इनके अंदर। तो ऐसे ही बॉलीवुड में भी कुछ है प्रॉब्लम्स जो अब रियलाइज़ होती हैं। पर किसी भी प्रॉब्लम में ना आप या तो उसको पूरी तरीके से अनदेखा नहीं कर सकते, या फिर एक एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं जा सकते। एक जगह, एक राइट स्पॉट होता है जहाँ पे आप पूरी तरीके से, जैसे नहीं बिल्ली ने आंख बंद करके दूध पी रही है, वो वाला भी सीन नहीं है आपके साथ, लेकिन आप पैरानॉइड भी नहीं हो सकते, आप पूरी तरीके से डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको बुरी चीज़ों को फिल्टर आउट करना है। ये नहीं कि बॉलीवुड में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो पूरी इंडस्ट्री बंद कर दें, उठा के हर फिल्म डिस्कार्ड कर दें, या सिर्फ उन्हीं लोगों को अधिकार होना चाहिए जिनकी सोच एग्जैक्टली हमारे जैसी है। वरना तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हमें वाला हिसाब हो जाएगा। कंट्री की एक वाइब्रेंसी ख़त्म हो जाती है उस तरीके से। ये अच्छी बात नहीं होती, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से। तो एनीवे, मुझे लगता है कि मैंने इधर उधर की बहुत बात की आज। वीडियो एक्चुअली बहुत छोटी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया इसका टाइम देखने से पहले। मुझे लगा थोड़ी बात ज़्यादा होगी इसके बारे में, बट आई गेस क्योंकि मूवी आई नहीं है इसके बारे में, कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो शायद इनके पास भी मैटर नहीं था बात करने का कुछ। एनीवे, आई डोंट नो कुछ इसमें इंटरेस्टिंग मैंने बात की भी है या नहीं, या कुछ इसमें यूज़फुल था या नहीं। होपफुली कुछ हो रहा होगा यूज़फुल। देखने के लिए थैंक यू।